all of you in Vidya Bharati. I am Upendra Singh Negi and I am going to teach you class 12 physics. तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान से हम शुरुआत करते हैं। उसकी जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका जो पहला चैप्टर है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां से हम आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपके बताई हैं, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज वो आती हैं और काफी थ्योरम्स और आपकी न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए और उन वैल्यूज को जरूर ही याद कीजिए, तो वो आपकी बहुत ही काम आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज से हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, और हम इजीली और स्टेप बाय स्टेप पूरी जो फिजिक्स है क्लास 12 की उसको समझते जाएंगे और बिल्कुल ही क्रैक करते जाएंगे, जिससे कि हमें एग्जाम में काफी हेल्प मिले और हम काफी अच्छे स्कोर भी कर पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपके पास जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ। तो चलिए दोस्तों, ये आपके पास पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत स्थितिकी, इसको हिंदी में कहते हैं। और फर्स्ट जो चैप्टर आपके पास आएगा ये है आपके पास कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो ये सब शुरू होता है इससे पहले हमें चार्जेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो दोनों चार्ज काफी अहम रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने में। तो जो पहला चार्ज है पॉजिटिव, तो हमें काफी सारे प्रैक्टिकल करने पड़े और तब जाके हमें ये पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी न किसी प्रैक्टिकल से डिराइव होते हैं। इन्हीं प्रैक्टिकलों में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत की रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बताने। तो दो प्रैक्टिकल मेनली दिखाते हैं इसको डिफाइन करने में। पहला क्या हुआ कि हमने ग्लास को रेशम की छड़ से रगड़ा, यानी कांच को रेशम की छड़ से रगड़ा, उसमें कुछ चार्ज हमें उत्पन्न हुआ, कुछ ओरिजिनेट हुआ। और दूसरे प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं कि जो बिल्ली की खाल होती है उसको हमने आबनूस की छड़ से रगड़ा, उसको आबनूस से रगड़ा, बिल्ली की खाल को आबनूस से रगड़ा और कांच को हमने रेशम की छड़ से रगड़ा। तो पहले वाले केस में जब हम कांच को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं उसमें हमें पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और जब हम बिल्ली की खाल को आबनूस से रगड़ते हैं तब हमको नेगेटिव चार्ज मिलता है। यानी पहले में हमको धनात्मक आवेश मिलता है और दूसरे में हमको ऋणात्मक आवेश मिलता है। दोनों आपस में विजातीय आवेश हैं। और आइए समझते हैं सजातीय और विजातीय आवेश क्या है। सजातीय का मतलब है कि समान, जैसे कि इसका नाम बताता है कि सजातीय मतलब सेम चार्जेस, और विजातीय का मतलब है कि अपोजिट चार्जेस, जैसे प्लस माइनस। तो सजातीय में आते हैं प्लस प्लस, माइनस माइनस। तो यही चार्जेस है और यही इसी बेस पे हमारा पूरा फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ डेफिनेशन से। तो चलिए, तो हमने क्या करा कि ये जो एक ग्लास है इसको हमने रगड़ा, इसको हमने रब करा इसके साथ रेशम की छड़ होती है, ये रेशम की कोई छड़ थी, यानी ये हमारे पास ग्लास है और ये रेशम की छड़ है। इसको अगर हमने इससे रगड़ा, इसको हम इससे रब करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हमें कलेक्ट होता हुआ दिखाई दे। तो ये जो यहाँ पर आवेश यहाँ पे उत्पन्न हुआ, चार्ज उत्पन्न हुआ, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। जैसे बिल्ली की खाल होती है, बिल्ली की खाल को हमने आबनूस से रगड़ा, इसको इससे अगर हम रगड़ते हैं तो इससे हमको मिलता है नेगेटिव चार्ज, इससे हमको नेगेटिव चार्ज मिलता है, इससे हमको पॉजिटिव चार्ज मिलता है। और इतनी ही कहानी है दोस्तों और काफी आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। आखिर में कूलॉम्स लॉ है क्या। बहुत ही इजी वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो 1784 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुए हैं कूलॉम, उन्होंने इस लॉ को डिराइव किया। काफी इंपॉर्टेंट ये लॉ हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए क्या ये लॉ है। फर्स्ट हमारे पास आता है कूलॉम्स लॉ, ये है कूलॉम्स लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कूलॉम्स ने क्या पाया, उन्होंने देखा
कि अगर हम दो कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, जैसे ये दो चार्जेस हैं, सपोज these are two charges, there are one is positive q and another is minus q, and this is the distance between them, and he found that attraction or repulsion force acting between these charges is directly proportional to the multiplication of both charges plus q into minus q, या नाम दे सकते हैं q1 या q2, and inversely proportional to the square of the distance between them, inversely proportional to the distance between them, square of the distance between them. Suppose the distance between q1 and q2 is r, इनके बीच की जो दूरी है वो r है और एक आवेश q1 q2 है। तो बहुत ही इजी है, मैं आपको एक बार लॉ लिख के बता देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। जी तो दोस्तों यही है कूलॉम्स लॉ। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो जो फोर्स होता है वो या तो अट्रैक्टिव हो सकता है, वो या तो रिपल्सन हो सकता है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया है, ये दोनों चार्जेस आपस में क्या है, ये अपोजिट चार्जेस, या इनको विजातीय आवेश भी कहा जाता है। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करी जाए, नेगेटिव नेगेटिव की बात करी जाए, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतना सिंपल सा इसमें लॉजिक है। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो आपके जो चार्जेस है उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, यानी इन पे जितना भी आपका चार्ज लग रहा है, जितने कूलॉम का लग रहा है, वो भी बढ़ेगा और फोर्स भी बढ़ेगा। एंड उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती है और उसका स्क्वायर, अगर दूरी दूरी बढ़ती है तो आपका फोर्स कम लगेगा, और फोर्स बढ़ता है तो दूरी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जैसे कि इंग्लिश में भी मैग्नीट्यूड टू अट्रैक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ attraction or repulsion between two charged particles is directly proportional to the multiplication of both charges and inversely proportional to the square of the distance between those charges. चलिए दोस्तों, अब इसकी डेरिवेशन करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे डिराइव हुआ है। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इसका फोर्स अप्लाई होता है किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये आपके पास दो चार्जेस हैं, these are two charges there, this is q1 and this is q2, and either you can say this is positive q and either you can say this is minus q, and the distance between them is r, means one charge is q1, another charge is q2, and the distance between them is small r, and according to the Coulomb's law, इस लॉ के जो अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, जो इन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जितना भी फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है q1 एंड q2 के मल्टीप्लीकेशन के, एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें, तो इससे हमें क्या मिलता है, इट इंप्लाइज दैट f is proportional to
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसके अनुक्रमानुपाती है। तो इसके बाद अगर हम, जैसे कि आप सब जानते हैं, अनुक्रमानुपाती का अगर हम चिन्ह हटा दें, अगर इस प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटा देते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि हमें डिफाइन नहीं होता है कि कितने इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना होगा, इसलिए एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। कांस्टेंट रख के ही इसमें इक्वल टू आता है, याद रखिए। F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये आती है आपकी इक्वेशन थर्ड। तो जो k की वैल्यू होती है, k इज अ कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, तो k इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है, तो आप याद रख दीजिए। बिकॉज k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो f is equal to will be 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. And here it has proved your Coulomb's law. Coulomb's ने इतना ही नियम दिया है, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट लॉ ये दिया है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, आपके काफी आगे से काम आएगा। तो ये लॉ आपको याद रखना है, ये इसकी इक्वेशन बन जाती है। तो ये आता है आपके वैक्यूम में, ठीक है ना, ये वैक्यूम में ही काम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल engaged in the vacuum system, वैक्यूम में आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये आखिर में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको बताना चाहूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है आपके पास, वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप याद रख देना। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, तो ये परमिटिविटी होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी। ओके, तो ये आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर, फोर्स पर मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो आ गया। इस लॉ के बाद भी, ठीक है ना, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। अब आपको लगता होगा कि हम इसे पोजीशन वेक्टर में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। Then this law, Coulomb's law, in the form of position vector, position vector। तो जैसे कि आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, r, ठीक है ना। तो आपका जो f हो जाएगा फोर्स, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे ले रखा है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमें इसे वेक्टर फॉर्म में हमें इसे डिनोट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आर वेक्टर होता है, तो हम इसे देखें तो दिस इज आर मॉड एंड आर कैप, और यहाँ से अगर आर कैप की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड। एफ इक्वल एफ वेक्टर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आ गया आर वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये आता है आपका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो ये आपको काफी इजीली समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि काफी इजीली मैंने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। आप आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस।
तो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी सिस्टम के अंडर में होता है, यानी जब वो बाउंडेड हुआ, किसी वैक्यूम में हुआ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको सारी प्रॉपर्टीज बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे काफी काम आता है, हमारे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस में काफी काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि अगर हम एक आवेश को रखते हैं और उसके चारों ओर दूसरा आवेश रखते हैं, ये हमारा एक आवेश है, उसके चारों ओर सराउंडिंग में दूसरा आवेश है, तो ये आवेश, इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ, यानी ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, तो ये वाला आवेश इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा, या तो रिपल्सन या तो अट्रैक्शन हो सकता है। So if we put a point, this is a charge q. If we have a charge q and another charge in the surrounding of that charge q, then this charge will feel attraction or repulsion force. That's it. बस इतना ही। इस चार्ज की अगर सराउंडिंग में दूसरा चार्ज है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सेम और अपोजिट कुछ भी हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्रिएट होगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको समझने की कोशिश करना। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। So that is इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसके सराउंडिंग में या कोई चार्ज है, वो फील कर रहा है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि जब दूसरा चार्ज होगा तभी इसकी आइडेंटिटी होगी, पहले वाले चार्ज की आइडेंटिटी तभी होगी जब दूसरा चार्ज होगा। अगर यहाँ केवल पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर दूसरा चार्ज होता है देन इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या है। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट इसका है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी में कुछ इमेजिनेबल कर्व लाइंस होती है, कुछ काल्पनिक वक्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कितना इजी है। तो सपोज दिस इज द चार्ज q1 positive and we have another charge, this is minus q. Okay, so you know these are the opposite charges, then it will attract each other, it will attract each other, and there will be attraction force, ठीक है। So these charges and this attraction force will create imaginable curved lines, imaginable, these are not shown in the regular and with the naked eyes, this is not possible, this is just imaginable line we will feel, and there will be create imaginable lines. So these lines are perpendicular in the electric force direction, electric field direction, and so it will create electric field. So electric field जो definition है, या electric field ये हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती है। तो मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो अट्रैक्ट होता है तो उसके बीच में लाइन होती है, जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, ये होता है एन और एस, आपके पास एक मैग्नेट एन और, तो जैसे आप दूसरे मैग्नेट को अगर एस वाला सिरा इस साइड ले जाते हैं, अगर ये एन है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच में मैग्नेटिक वो होता है, मैग्नेटिक लाइंस होती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको बस समझाने के लिए एक एग्जांपल है, ऐसा एक अट्रैक्शन फोर्स आप अपने रेगुलर लाइफ में या डेली लाइफ में आप देखते हैं, लेकिन ये इमेजिनेबल लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती हैं वो होती हैं आपकी, सो दीज आर इमेजिनेबल कर्व लाइंस। तो हिंदी में मैं आपको इस डेफिनेशन को लिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, विद्युत बल रेखाएं वह रेखाएं जो विद्युत बल में किसी काल्पनिक वक्र के रूप में चलती हैं,
ये ट्रेवल करते हैं और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, यानी इसके बीच कोई पॉजिटिव चार्ज जो फ्रीली मूव कर सकता है। इसका कॉन्सेप्ट आगे की प्रॉपर्टीज में है, क्योंकि हम आगे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्रीली मूव कर सकता है, तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आपकी क्रिएट हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की प्रॉपर्टीज की, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ सकता है। Properties of electric force lines. इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली there are three type of properties of electric force lines. So we discuss the first law. There are three types of laws. तो फर्स्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव लॉ, जैसे ये है, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में ये इमेजिनेबल लाइंस हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो दीज डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। So the first property defines that in electric force lines, these lines, the positive charge travels from positive to negative. In these imaginable curve, this is electric force. They are applying electric force. Electric field lines में आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव को की ओर ट्रेवल करता है। ठीक है, और जो सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है आपको दिख रही है, ठीक है ना, सेकंड प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। वैसे फर्स्ट भी आपको विजिबल है कि यहाँ से यहाँ की ओर ट्रेवल करते हैं, लेकिन ये यहाँ से यहाँ की ओर कभी भी ट्रेवल नहीं करेंगे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो हमेशा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रेवल करती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी आपको जैसे कि दिख रहा होगा, बस बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। और जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो और इजी बन जाती है और काफी सरल है, वो है कि जितने जो इलेक्ट्रिक फोर्स में आपका जो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, तो इन लाइंस के जो कारण लग रहा है ये फोर्स, लेकिन ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हुए भी आगे बढ़ रही हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। So, third property is electric force lines are moving perpendicular in the direction of their traveling and does not intersecting each other. या दूसरे वे में कहें, बहुत इजी वे में, कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मूविंग पॉजिटिव टू नेगेटिव and tries to keep away. Electric force line tries to keep away each other. ठीक है, मैं यहाँ पे रूल आपको लिख देता हूँ। पहला जो लॉ है वो है that electric charge मैं आपको बताया, ये बहुत इजीली डिफाइन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये ट्रैवल करती है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहां मूव करती है और ट्राई टू कीप ईच अदर अवे। तो ट्राइज टू कीप अवे ईच अदर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो काफी इजी था। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो वैसे गाइस बहुत आसान और इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्जाम के जो पॉइंट से काफी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर में है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि नाम ही इसका डिफाइन करा है डाइपोल, इसमें दो पोल्स हैं, दो सिरे हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है। तो डाइपोल्स है वो एक पोल की भांति, यानी एक छड़ की भांति है जिसमें दो सिरे हैं। उसे हम वैद्युत
द्विध्रुव भी हिंदी में कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव से हम हिंदी में कहते हैं। द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव है। तो ये एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। या इंग्लिश में कहें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम where two same and opposite charges are situated in the short distance with each other. तो चलिए आप डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर में है क्या। So this is इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल यानी दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। एक ध्रुव इसका ये हो गया, दूसरा ध्रुव इसका ये हो गया, ठीक है ना। दीज आर टू पोल्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा प्लस और माइनस की, क्योंकि देखिए अगर ये प्लस माइनस नहीं होता तो रिपेल करते और ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म होना पॉसिबल ही नहीं था। So this kind of construction is formable, but if you put there are same charges, then that type of construction are not possible or not formable. So ये हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वेरी शॉर्ट है, तो इसे हम कहते हैं 2L लेंथ से डिफाइन करते हैं। 2L इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसकी जो बीच की यहाँ से यहाँ की लेंथ ये होती है L और यहाँ से यहाँ पे L। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें 2L ही बहुत ही स्पेसिफिक हमें ये चूज करा हुआ है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक हमें रिजल्ट देता है, तो इसलिए 2L ही। यहाँ पे आप इसको तो R भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें एक डिजिग्नेशन दी हुई है कि आप इसमें 2L ले, परंतु इसकी वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कहाँ यूज होता है एक्चुअली में, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का बहुत ज्यादा ब्रॉड इसका यूजेज है। जैसे कि इसका यूजेज होता है आपका जनरेटर में, मशीन्स में, बड़े बड़ी हैवी व्हीकल्स में, या बहुत सारे जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आपके बनते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो गया, तो वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज बहुत होता है। जैसे कि आपने डैम्स में देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वहां पे जो टरबाइन होती है वो ऐसे मूव करती है, तो तब जाके हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट होती है। तो in this case we use the electric dipoles in the construction of generator or in the construction of turbine, somewhere we use the electric dipole। इसका बहुत ही अहम रोल होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज ऐसे में होता है कि जब हम इसको अगर हम मूव कराएं, यानी जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक है पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव, अगर हम इसको मूव कराते हैं, इसको अगर हम मूव कराते हैं इस डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको कैसे मूव कराएंगे, देयर इज अ मैग्नेट, ये N और ये S, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो अगर इसको हम इससे इसके नजदीक ले आते हैं तो इसको अट्रैक्ट करेगा और ये नीचे आएगा। तो उसी प्रकार एक यहाँ भी दूसरा जो मैग्नेट होगा वो S यहाँ रखा हो, तो यानी ये एक धुरी बनाएगा, यानी ये मूव करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, या अगर हम उल्टा रखें तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में। और इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, इसको घुमाना है, इसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आदि हम कहेंगे। इसके बाद आता है आपका, इसकी डेफिनेशन मैं बता दूं, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस में ये होते हैं। तो आगे बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। दिस इज
इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क कहें या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका यूज तभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज कर सकते हैं जब ये हम इसे मूव कराएं, वेदर दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज और इन क्लॉकवाइज। तो इसे मूव कराएंगे तो यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होता है। जैसे कि हम 11th में पढ़ चुके हैं, टॉर्क क्या होता है कि जो फोर्स लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसमें जो फोर्स एक्ट करता है, यानी टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर, यानी जो फोर्स इतना हमने अप्लाई करा है और उस फोर्स की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उस पर जो भी हमारा आता है वो होता है हमारा टॉर्क, यानी न्यूटन मीटर में हम उसको दिखाते हैं। तो ये है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क जो हमारा होता है उसको भी हम दिखाते हैं P से। We denote electric dipole torque by the sign of P, and this P is equal to the multiplication of the one charges and the distance between both charges. Either we take this charge or this charge, those both are same, and multiplication of charge and distance between them, 2 into 2, and this is our electric dipole टॉर्क। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हमारा है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये होते हैं जैसे HCl ले ले या आप अमोनिया ले लें, इसके साथ H2, इसमें आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए HCl में होता है एक H प्लस होता है, एक Cl माइनस होता है। अगर आप इसको किसी भी रिएक्शन से रिएक्ट कराते हैं तो ये मूव करता रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिक जो यानी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करने में ये इसका आपको रीजन देगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। होप सो आपको ये सब जितना भी मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार जरूर ही लर्न कर दे, एक बार रिवाइज कर दे इसको, तो आपकी समझ में अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाई स्टेप बढ़ रहा हूँ, आपकी समझ में जरूर आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।